हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट। आज से क्लास 9th स्टार्ट हो रही है। तो हम लोगों का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये हमारे चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर का हमारा सबसे पहला टॉपिक बनने वाला है मैटर। जो क्लास 9th में चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा मैटर। हम लोग मैटर को डिफाइन कैसे करेंगे? एवरीथिंग हु कवर स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। बहुत कॉमन से डिफिनीशन है बच्चों। एवरीथिंग हु कवर स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब हर वो चीज़ जो स्पेस कवर करे और जिसके पास मास हो। कहने का मतलब बच्चों, मैटर के पास जनरली 2 प्रॉपर्टी होती है। पहला, प्रॉपर्टी ऑफ कवरिंग स्पेस, जिसको हम लोग बच्चों बोलते हैं वॉल्यूम। मतलब मैटर के पास सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी मैटर का एक पार्टिकुलर वॉल्यूम होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और दूसरी प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी ऑफ मास। मतलब मैटर के पास बच्चों मास होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो हम लोग एक बार डिफिनीशन को फिर से लर्न करते हैं और समझते हैं कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे। एवरीथिंग हु कवर स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। अदरवाइज एवरीथिंग हु हैव प्रॉपर्टी ऑफ वॉल्यूम एंड प्रॉपर्टी ऑफ मास इज कॉल्ड मैटर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? कोई दिक्कत? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो बच्चों, मैटर में कितनी फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं? सबसे पहली बात तो हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि हर एक मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिसको हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी, मैटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, कि मैटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में फ्री स्पेस होता है और इस फ्री स्पेस को हम लोग नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और प्रॉपर्टी नंबर 4, कि मैटर के मॉलिक्यूल्स हमेशा रैंडम मोशन की कंडीशन में रहते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं ब्राउनियन मोशन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? भूलना मत बच्चों कि मैटर के पास ये 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और इनको हम लोग लर्न रखेंगे कि एवरी मैटर इज मेड अप विद वेरी स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। Number 2, there is a intermolecular force of attraction act between particles of matter. Number 3, there is a free space present between molecules of matter that is called intermolecular space. और number 4, particles of matter are always in the condition of zigzag random motion. This motion is known as Brownian motion. कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? जो ध्यान दो, इन 4 प्रॉपर्टीज़ को हम लोग एक बार लिख लेते हैं। हेडिंग बनाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और इसमें डिफाइन करेंगे मैटर हैव फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, बच्चों जो नोट्स बनाना आप लोग चाहते हो यहाँ से डायरेक्ट नोट्स बना सकते हो। समझाने के साथ साथ सारी नोट्स आपको बोर्ड पे मिलती रहेगी। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है एवरी मैटर इज मेड विद वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब हुआ बच्चों कि हर एक मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिसको हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। नंबर 2, मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर आर बॉन्डेड विद अट्रैक्शन फोर्स called intermolecular force। बच्चों, जो मैटर के मॉलिक्यूल्स हैं एक अट्रैक्शन फोर्स से बाइंडेड होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। नंबर 3, देयर इज free space present between
molecules of matter called intermolecular space। और बच्चों सबसे लास्ट प्रॉपर्टी होगी molecules of matter are always in the state of continuous zigzag motion called Brownian मोशन। तो बच्चों जो भी हमने 4 प्रॉपर्टीज़ मैटर की पढ़ी वो 4 प्रॉपर्टीज़ मैटर पे बोर्ड पे लिखी हुई हैं, और इसमें से आपको जिसको भी नोट्स बनानी है आप नोट डाउन कर सकते हो। एक बार इन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग रिवाइज़ करते हैं। रिवाइज़ करने के लिए बच्चों थोड़ा ध्यान दो, कंसीडर कर लेते हैं कि एक मैटर, तो मैटर जो होगा बच्चों बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना होगा, और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम लोग नाम देते हैं मॉलिक्यूल्स। अब जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास में हैं तो उनके बीच में एक फोर्स काम करता है, और ये फोर्स इनको आपस में बाइंड करके रखने का काम करता है। इस फोर्स को हम लोग नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एक बार इसको एक फिगर से समझेंगे, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ। ये चारों ही प्रॉपर्टी थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। मान लेते हैं बच्चों ये कोई मैटर है, तो ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल करके बना रहेगा। हम इन पार्टिकल्स को नाम देने वाले हैं मॉलिक्यूल्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे से टाइटली बॉन्डेड है, और बॉन्डेड होने का रीज़न ये है कि इनके बीच में काम करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में बच्चों फ्री स्पेस भी होता है। फ्री स्पेस का मतलब खाली जगह, और इस खाली जगह को हम लोग नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। नोट्स जब आप लोग बनाए हो चारों प्रॉपर्टी लिखने के बाद उसके नीचे इस फिगर को इंक्लूड कर सकते हो, जिसमें मैटर जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना होता है उनको हम लोग मॉलिक्यूल्स के नाम से दिखाएंगे। इनके बीच में खाली जगह को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के नाम से दिखाएंगे। इनके बीच में खाली जगह को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के नाम से दिखाएंगे, और ये पूरा है मैटर। बच्चों फोर्स एक फिजिकल फैक्टर है जिसको हम दिखा नहीं सकते, तो फिगर में फोर्स को हम लोग दिखाएंगे नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत समझ में आ गया ना? इसके बाद बच्चों हम लोग क्लासीफाई करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को। बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम लोग 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 पार्ट। पार्ट नंबर 1 कोहेसिव फोर्स एंड पार्ट नंबर 2 एडहेसिव फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का बच्चों जो सबसे पहला टाइप है उसका नाम है कोहेसिव फोर्स, और दूसरा पार्ट उसका नाम है एडहेसिव फोर्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोहेसिव फोर्स क्या होता है। बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दैट एक्ट बिटवीन सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। मतलब ऐसा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो एक जैसे पार्टिकल्स के बीच में काम करता है उसको हम लोग कोहेसिव फोर्स कहते हैं। एग्जांपल अगर लेना हो बच्चों, मान लो हमारे पास 2 ड्रॉपर हैं, और ये जो दोनों ड्रॉपर्स हैं इनसे पानी की 2 छोटी बूंदों को पास में लाया जाए तो हम देखते हैं कि पानी की 2 छोटी बूंदें आपस में जुड़ करके एक बड़ी बूंद बना लेती हैं। फिगर से समझो बच्चों इसको, जैसे एक ड्रॉपर है, इसमें एक पानी की छोटी बूंद है, और दूसरा ड्रॉपर इसमें भी पानी की एक छोटी बूंद है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो होता क्या है कि इन दोनों ही पानी के ड्रॉपलेट्स के बीच में लगता है कोहेसिव फोर्स, और ये एक झटके से जुड़ करके पानी की एक बड़ी बूंद बना लेती है। बात समझ में आया बच्चों? तो सोचो इस वाले ड्रॉपलेट में भी वाटर है और इधर वाले ड्रॉपलेट में भी वाटर है, और वाटर के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है। तो कैसा फोर्स हुआ? ये कोहेसिव फोर्स हुआ, क्योंकि ये सेम पार्टिकल्स के बीच में काम कर रहा है। हम लोग डिफाइन करेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दैट एक्ट बिटवीन सेम टाइप ऑफ पार्टिकल, जो एक जैसे पार्टिकल्स के बीच में काम करे उसी को कोहेसिव फोर्स कहते हैं। बात समझ में आया? अब थोड़ा सा एडहेसिव फोर्स का एग्जांपल ले लेते हैं। एडहेसिव फोर्स क्या होता है? तो बच्चों एडहेसिव फोर्स हम लोग उसे बोलेंगे जो डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में काम करेगा। डिफाइन करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दैट एक्ट बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। ऐसा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स के बीच में काम करता है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं एडहेसिव फोर्स। जैसे एक अच्छा एग्जाम्पल लें कि मान लो हमारे पास है बकेट ऑफ वाटर, मान लो बाल्टी है एक पानी से भरी हुई है, और हमको अपना हाथ उसके अंदर डिप करना है। इफ वी पुट आवर हैंड इन बकेट ऑफ वाटर, तो होता क्या है? हमारा हाथ गीला हो जाता है। गीला क्यों हो गया? भाई वाटर के मॉलिक्यूल्स और हमारे स्किन के मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं।
और इन अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में भी काम करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसकी वजह से वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स हमारी स्किन पे चिपक जाते हैं। अब एक कॉमन सा सेंस लगाओ कि भाई स्किन के मॉलिक्यूल्स कुछ और हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स कुछ और हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम कर रहा है अलग अलग पार्टिकल्स के बीच में। तो किसका एग्जाम्पल हुआ? ये एग्जाम्पल हुआ एडहेसिव फोर्स का। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और इजीली डिफाइन भी कर सकते हो भाई कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दैट एक्ट बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। बात समझ में आया? तो बोर्ड इरेज करके इसकी मैं डेफिनेशन बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ। आप में से जो भी नोट्स बना रहे हो नोट्स अपनी कंप्लीट करते चलो। तो हेडिंग हमारी बनेगी क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और इसमें सबसे पहला पार्ट आता है, पार्ट नंबर 1, कोहेसिव फोर्स। सबसे फर्स्ट पार्ट कोहेसिव फोर्स। और डिफाइन कैसे करेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स acts between same type of particles is called cohesive force। और एग्जाम्पल बच्चों वही डाल लेना जो हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया था। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि वाटर की दो छोटी ड्रॉपलेट्स मिल करके एक बिग ड्रॉपलेट्स बना लेती हैं, क्योंकि वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल सेम है, तो ये कोहेसिव फोर्स का एग्जांपल है। बात समझ में आया? इसको सिंपली लिख लोगे कि 2 स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स गेट कंबाइन एंड मेक अ बिग ड्रॉप ऑफ वाटर। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोहेसिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन बोथ स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स। ये एग्जांपल हो गया किसका? कोहेसिव फोर्स का। इसको नीचे यहाँ लगा लेना। दूसरा है बच्चों एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इसको हम लोग डिफाइन कर पाएंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दैट इज एक्टिंग बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। और बच्चों एग्जांपल वही सेम लिखोगे कि वी पुट आवर हैंड इन बकेट ऑफ वाटर देन आवर हैंड गेट वेट। मतलब अगर हम अपना हाथ बकेट ऑफ वाटर में डाल दें तो ये गीला हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? देयर इज अ फोर्स दैट इज एक्टिंग बिटवीन आवर स्किन एंड वाटर। दीज आर 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ड्यू टू विच दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ एडहेसिव फोर्स। बात समझ में आया बच्चों? तो इसका एग्जांपल आप लोग यहाँ पे लिख लोगे। समझने को समझते रहो कि सेम पार्टिकल्स के बीच में काम करेगा तो कोहेसिव फोर्स, और अगर अलग अलग पार्टिकल्स के बीच में काम करेगा तो एडहेसिव फोर्स। बात समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर? एक बार क्विक रिवीजन। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा मैटर। व्हाट इज मैटर? एवरीथिंग हु कवर स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर हैव प्रॉपर्टी ऑफ मास एंड मैटर हैव प्रॉपर्टी ऑफ वॉल्यूम। फिर हम लोगों ने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम लोगों ने पढ़ा देयर आर 4 फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। एवरी मैटर इज मेड अप विथ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। नंबर 2, देयर इज अ attraction force that is acting between molecules of matter that is called intermolecular force। तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा? there is a free space that is present between particles of matter that is called intermolecular space। और चौथा क्या पढ़ा कि particles of matter are always in the state of continuous zigzag motion। this motion is known as Brownian motion। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि intermolecular force is classified into 2 parts, cohesive force and adhesive force। what is cohesive force? इसकी बात कर लेते हैं। व्हाट इज कोहेसिव फोर्स? तुरंत पढ़ रहे हैं अभी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दैट इज एक्टिंग बिटवीन सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। एंड व्हाट इज एडहेसिव फोर्स? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दैट इज एक्टिंग बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो बच्चों? इसको इरेज करते हैं बोर्ड और स्टार्ट करते हैं स्टेट ऑफ मैटर। हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों स्टेट ऑफ मैटर। क्लियर हुआ? स्टेट ऑफ मैटर हम लोग रोज देखते हैं। हाउ मेनी स्टेट ऑफ मैटर? हाउ मेनी स्टेट ऑफ मैटर? तो भाई हम लोग डिफाइन करेंगे देयर आर 5 स्टेट ऑफ मैटर।
मैटर की कितनी स्टेट होती है बच्चों? 5 स्टेट। अरे ये क्या हो गया, 5 स्टेट? हम लोग 3 जानते थे, लेकिन बच्चों एक्चुअल में मैटर की कितनी स्टेट होती हैं? 5 स्टेट होती हैं। ये 5 स्टेट कौन कौन सी हैं? तो ये 5 स्टेट ऑफ मैटर है। सबसे फर्स्ट सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड, नंबर 3 गैस, नंबर 4 प्लाज्मा, नंबर 5 बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। कॉन्सेप्ट करो बच्चों। 5 स्टेट ऑफ मैटर कौन कौन सा है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। बात समझ में आया? इस चैप्टर में बच्चों हम लोग बात करेंगे कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। प्लाज्मा समझने के लिए हमको स्ट्रक्चर ऑफ एटम पता होना चाहिए बच्चों। एटॉमिक स्ट्रक्चर जब हम लोग एक बार पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट करो। इस बात की मेरी गारंटी है कि इन दोनों ही स्टेट को चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री का ख़त्म करने के बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर जब आप लोग पढ़ लोगे आपको पता होगा न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स, ये सब क्या है। तब हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा क्या होता है और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन क्या होता है, और इसकी प्रॉपर्टी जैसे सुपर फ्लूइडिटी, इन सब की भी हम लोग चर्चा करेंगे। चैप्टर फर्स्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। और सबसे पहले हम लोग डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं सॉलिड्स को। भाई सॉलिड्स क्या है? व्हाट आर सॉलिड्स? सॉलिड्स किसे बोलेंगे? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो हम लोग भाई सॉलिड्स को डिफाइन करेंगे कुछ ऐसे। पहले सोचो है क्या सॉलिड? भाई क्या है ये सॉलिड? तो सॉलिड जो है वो स्टेट ऑफ मैटर है। शुरुआत यहीं से करेंगे बच्चों कि स्टेट ऑफ मैटर हु हैव डेफिनेट शेप एंड वैल्यू। ये क्या आ गया? तो भाई कोई सॉलिड को अगर आप लोग देख रहे हो तो देखो उसका जो वैल्यूम का मतलब वो कितना स्पेस कवर किया है, वो कभी चेंज नहीं होता। वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। जितना स्पेस वो कवर करके रखा है, ना तो उससे कम करता है ना तो उससे ज़्यादा करता है। मतलब उसका जो वैल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है। और ऐसा भी नहीं कि सॉलिड का शेप चेंज होता रहता है। भाई जो सॉलिड है अपने आप से उसका शेप चेंज नहीं होता, उसका शेप कांस्टेंट रहता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो बच्चों सॉलिड में शेप और वैल्यूम दोनों ही डेफिनेट होंगे। तो इसको हम डिफाइन करेंगे कि स्टेट ऑफ मैटर इन विच शेप एंड वैल्यूम बोथ आर डेफिनेट इज कॉल्ड सॉलिड। कॉन्सेप्ट क्लियर? लिखते हैं state of matter in which shape and volume both are definite is called solid। मतलब बच्चों जिसमें शेप भी डेफिनेट रहेगा, जिसमें वैल्यूम भी डेफिनेट रहेगा, उसी को हम लोग क्या नाम दे देंगे? सॉलिड। नोट्स अगर आप तैयार कर रहे हो तो इसके आगे भी लिख सकते हो कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर एंड ए स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट बिटवीन देयर पार्टिकल्स। लिख मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर and a strong intermolecular force acts between their particles। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। बच्चों क्लोजली पैक्ड का मतलब होता है बहुत ही पास पास होना। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सॉलिड है तो उसके पार्टिकल्स बहुत ही पास पास में होंगे और उनके पार्टिकल्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करेगा। एग्जांपल में मैं इस मार्कर की बॉडी को ले रहा हूँ। जब मैं इस मार्कर के बॉडी के इस हिस्से को पकड़ता हूँ तो इसके कुछ मॉलिक्यूल्स मेरे हाथों में हैं। अगर मैं इसको खींचने का प्रयास करता हूँ तो शायद मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ, मैं इसको खींच नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, पीछे वाले मॉलिक्यूल्स ने उनको टाइटली होल्ड करके रखा है। मतलब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करता है एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। बात समझ में आ रहा है बच्चों? और याद रहे कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पार्टिकल्स के बीच की दूरी बढ़ने के साथ साथ कम होता है। मतलब कि अगर पार्टिकल्स की दूरी, ऐसे एग्जांपल लेते हैं, अगर पार्टिकल्स की दूरी कम है तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स बहुत ज़्यादा होगा। अगर ये दूरी बढ़ने लगती है तो इनके बीच का ये फोर्स लगातार धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो बच्चों हमने क्या सीखा कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं भाई वो बहुत पास पास में होते हैं। कॉन्सेप्ट करो, यहाँ पे लिखें देखो कि पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। मतलब एक दूसरे के बहुत ही पास पास में होते हैं और एक दूसरे के पास पास होने की वजह से इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? डेफिनेशन लिखने के बाद बच्चों इस तरीके से फिगर बनाओगे और यहाँ पे लिखोगे सॉलिड।
कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? कैसे डिफाइन करेंगे? पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड to each other and there is a strong intermolecular force act between their particles. ये रहा बच्चों मैटर की पहली स्टेट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैटर की सेकंड स्टेट। सेकंड स्टेट कौन सी है हमारी? लिक्विड। ठीक, तो आप लोग इसको नोट कर लो। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं मैटर की सेकंड स्टेट के बारे में पढ़ना कि भाई लिक्विड क्या होता है। तब तक मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। जो मैटर की सेकंड स्टेट है वो है लिक्विड। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसको डिफाइन कैसे करेंगे? पहले डिफाइन करने से पहले बच्चों सोचो लिक्विड क्या होता है। लिक्विड किसे कहते हैं, क्या होता है लिक्विड? ठीक, यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है। वेट अ मिनट, दैट इज एग्जांपल। ये रहा एग्जांपल। आप लोग बच्चों देख पा रहे हो, इस बॉडी पे मत जाना है तो सॉलिड है, इसके अंदर जो भरा हुआ है वो लिक्विड है। एक बार आप लोग इसके शेप पे ध्यान दो। अभी इसका शेप कुछ सिलेंडर जैसा है क्योंकि इस बॉटल की बॉडी नीचे से सिलेंड्रिकल है और ये बॉटल में है, तो भाई इसने भी अपना शेप सिलेंड्रिकल बना रखा है। लेकिन देखो जैसे जैसे मैं इस बॉटल को मूव कराता हूँ ये अपने शेप को कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा है, लगातार इसके शेप में बदलाव आ रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? लेकिन बच्चों ध्यान से देखो तो इस बॉटल में यहाँ पे वॉल्यूम भी लिखा हुआ है। कॉन्सेप्ट क्लियर? हमारे लिक्विड का एक फिक्स वॉल्यूम है और जो शेप को चाहे जैसे टेढ़ा मेढ़ा करने पे इस वॉल्यूम में कोई कमी नहीं आ रही है। यहाँ पे देखो इस बॉटल में वॉल्यूम की स्केल दी गई है और यहाँ पे हमारे वाटर बॉटल में वाटर का जो वॉल्यूम है वो नहीं बदल रहा, बस बदल रहा है तो क्या बदल रहा है? शेप बदल रहा है। बात समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो लिक्विड की बच्चों प्रॉपर्टी यही होती है कि उसका शेप तो चेंज हो सकता है लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। मतलब शेप इनडेफिनिट होगा और वॉल्यूम डेफिनिट होगा। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? स्टेट ऑफ मैटर हु हैव इनडेफिनिट शेप बट डेफिनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड लिक्विड। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो लिखते हैं पहले इसके बारे में। स्टेट ऑफ मैटर हु हैव indefinite shape। बच्चों शेप कैसा रहेगा? इंडेफिनिट रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बट डेफिनिट वॉल्यूम, मतलब स्पेस कवर करने की प्रॉपर्टी यानी वॉल्यूम वो क्या रहेगी बच्चों? वो रहेगी डेफिनिट, इज कॉल्ड लिक्विड। उन्हीं को हम लोग किस नाम से जानेंगे? उन्हीं को हम लोग लिक्विड के नाम से जानेंगे। मतलब लिक्विड को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि भाई जिसका शेप इंडेफिनिट हो लेकिन जिसका वॉल्यूम डिफिनिट हो। एक बार फिर से बच्चों देखो ध्यान दो कि इस हमारे लिक्विड का एक पार्टिकुलर वॉल्यूम है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जो कि 1000 ml मतलब 1 लीटर से ऊपर है लेकिन 1250 ml से थोड़ा सा कम है, मतलब 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा पानी है। बच्चों लिक्विड का वॉल्यूम लीटर में नापा जाता है, सॉलिड होता तो क्यूबिक मीटर में वॉल्यूम नापते। कन्फर्म हो रहा है? कोई दिक्कत? और हाँ ये भी जानते रहो बच्चों कि 1 क्यूबिक मीटर जो होता है वो इक्वल होता है 1000 लीटर के। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सॉलिड्स का वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में, लिक्विड्स का वॉल्यूम लीटर में। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई वॉल्यूम तो कांस्टेंट है लेकिन बॉटल के मूवमेंट के अकॉर्डिंग इस लिक्विड का लगातार शेप बदल रहा है। तो किसी लिक्विड में जो शेप होता है वो वेरिएबल होता है, वो फिक्स नहीं होता, लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है। तो इसी को हम कंबाइन करके डिफाइन करेंगे कि स्टेट ऑफ मैटर हु हैव इनडेफिनिट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड लिक्विड। अब बच्चों बात कर लेते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स की। कॉन्सेप्ट क्लियर हो? लिक्विड के पार्टिकल्स की। सोचो बच्चों एक तालाब है या पानी का कोई सोर्स है, टैंक ऑफ वाटर ले लो, उसमें हम अपने हाथों को ऐसे डिप करके बाहर निकालते हैं तो भाई कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाते हैं हमारे हाथ में। क्लियर हुआ? सोचो जब हम अपने हाथों से उन वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं तो आसपास के जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको सॉलिड के जितना ग्रिप बना करके जाने से नहीं रोक पाते। जैसे सोचो बच्चों एक लकड़ी की कोई वुडन टेबल है, क्या ऐसे करके उसके भी पार्टिकल्स निकाले जा सकते हैं? तो आंसर है नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते भाई? क्योंकि वुड सॉलिड है और सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करता है। लेकिन बच्चों लिक्विड में बात दूसरी है। लिक्विड के पार्टिकल्स सॉलिड से थोड़ा दूर दूर होते हैं और दूर दूर होने की वजह से इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड के कंपेयर में कम होता है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? क्लियर हो रहा है ना? लिक्विड की दूसरी प्रॉपर्टी कि भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होने की वजह से ये मॉलिक्यूल्स रैंडम अपने ही जगह पे मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से इनमें शेप चेंज करने की और बहने की प्रॉपर्टी होती है। कन्फर्म हो रहा है? कोई दिक्कत? इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स are loosely packed
in compare to solids and a weak intermolecular force acts between their पार्टिकल्स। मतलब याद रहे कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, कौन, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, ये लूजली पैक्ड रहेंगे किसके कंपेयर में, सॉलिड्स के कंपेयर में, और इनके बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा होगा, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। बच्चों इसको अगर बना के दिखाना चाहो तो ऐसे बना के दिखा सकते हो कि भाई सॉलिड से दूर दूर रहेंगे, बात समझ में आ रहा है बच्चों, और सॉलिड से दूर रहेंगे तो इनके बीच की दूरी बढ़ेगी। और अभी हमने थोड़ी देर पहले इस बात पे डिस्कशन किया था कि अगर मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी बढ़ेगी तो लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाएगा। तो भाई इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड से कम होता है। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड से ज़्यादा होता है लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड से कम होता है। इसको हम लोग डिफाइन कर देंगे लिक्विड के तौर पर। बात समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत, कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स सॉलिड से दूर दूर रहेंगे और सॉलिड से दूर दूर होने की वजह से उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होगा। तो ये है मैटर का सेकंड स्टेट जिसको हम लोगों ने यहाँ डिफाइन किया है। बच्चों आप लोग जल्दी से इसको रोक के लिख लो और हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड स्टेट ऑफ मैटर। थर्ड स्टेट ऑफ मैटर इज गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं गैसेस स्टेट ऑफ मैटर की। कॉन्सेप्ट करो, पहले समझते हैं बच्चों गैस होती क्या है। ठीक है, तो भाई गैस मैटर का एक ऐसा स्टेट है जिसमें ना तो भाई वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही इसका शेप फिक्स होता है। इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझेंगे। मान लेते हैं बच्चों ये है आपके घर का एक रूम, क्लियर हुआ। और गैस के सबसे अच्छे एग्जाम्पल के लिए आपके घर की LPG का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं बच्चों कि आपके घर के LPG टैंक में हो रहा है लीक, और जब लीक होगा तो भाई घर में हर एक जगह पे उसकी स्मेल फील की जा सकती है। बात समझ में आ रहा है। सोचो ऐसा क्यों हो गया, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लीक होने से पहले गैस के मॉलिक्यूल्स एक टैंक में पैक थे, लेकिन जैसे ही वो लीक हुई वो एक्सपेंड करके पूरे रूम में फैल जाते हैं। बात समझ में आया बच्चों। अगर हमारे रूम की खिड़कियां और दरवाजे ओपन हो तो ये रूम से बाहर भी जा करके पूरे घर में फैल जाएंगे। जैसे हम लोग साफ साफ क्लियरली ऑब्जर्व कर पाएंगे कि जो गैस होती है उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। बात समझ में आया। और भाई जब वॉल्यूम नहीं फिक्स है, वो कहीं भी फैल जा रही है, तो उसका शेप तो वैसे भी नहीं फिक्स होगा। तो इट कैन बी डिफाइंड एज कि स्टेट ऑफ मैटर इन विच शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर इनडेफिनिट इज कॉल्ड गैस। बात समझ में आया बच्चों। एक बार इसको हेडिंग बना के लिखते हैं गैस। ये डिफाइन होगी स्टेट ऑफ मैटर इन विच शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर indefinite is called गैस। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। तो बच्चों मैटर की वो स्टेट जिसमें शेप और वॉल्यूम दोनों ही डेफिनेट होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, गैस। गैस के पार्टिकल्स की अगर हम लोग बात करें तो भाई गैस के पार्टिकल्स सॉलिड से भी और लिक्विड से भी दोनों से ज़्यादा दूर होते हैं। बच्चों इतने दूर होते हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल्स मूव करके कहीं जाना चाहता है तो दूसरा मॉलिक्यूल्स उस पर कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लगाता, जिससे गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम डायरेक्शन में कहीं भी फैल जाते हैं। बात समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर पाएंगे कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर very loosely packed in compared to both solids and liquids। मतलब बच्चों गैस के मॉलिक्यूल्स सॉलिड के मॉलिक्यूल से और लिक्विड के मॉलिक्यूल से दोनों से ही बहुत ज़्यादा दूर प्रेजेंट होते हैं। बस समझ में आया। गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होने की वजह से इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगभग नहीं के बराबर होता है।
समझ में आया। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होने से जैसे बच्चों एक पार्टिकल्स कहीं अगर जाने का प्रयास करता है तो दूसरा उसके ऊपर कोई विशेष अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगाता, जिससे गैस के पार्टिकल्स किसी भी वॉल्यूम में एक्सपेंड कर जाते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये हो गया गैस। गैस को डिफाइन कैसे करेंगे, एक बार फिर से डिफाइन करना सीख लो कि स्टेट ऑफ मैटर इन विच शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर इंडेफिनिट इज कॉल्ड गैस। पार्टिकल्स ऑफ गैस आर वेरी लूजली पैक्ड इन कंपेयर टू बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड। जो गैस के पार्टिकल्स हैं बच्चों वो सॉलिड से और लिक्विड से दोनों से ही बहुत ही ज़्यादा दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो ये हो गई हमारी तीनों स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। एक बार इनके प्रॉपर्टीज़ को बच्चों हम लोग कंपेयर करेंगे टेबल बना करके। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। टेबुलर फॉर्म में इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। थोड़ा सा इसको इरेज कर लिया जाए। एक तरफ लिखते हैं सॉलिड्स, दूसरी तरफ लिखते हैं लिक्विड्स और इधर लिखते हैं गैस। क्लियर हुआ। और यहाँ पे बच्चों हम लोग लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शेप की। क्लियर हो रहा है ना। तो शेप सॉलिड में क्या होता है भाई, शेप सॉलिड में होता है डेफिनिट, लिक्विड में इनडेफिनिट और गैस में इनडेफिनिट। क्लियर हो गया। शेप के बाद हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों दूसरी प्रॉपर्टी, वॉल्यूम। वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करेंगे तो वॉल्यूम सॉलिड का कैसा होता है, डेफिनिट। लिक्विड का वॉल्यूम कैसे होता है बच्चों, डेफिनिट। और गैस का वॉल्यूम कैसा होता है, इनडेफिनिट। अगला कंपेयर हम लोग कर लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का। तो सॉलिड्स में क्या होता है, सॉलिड्स में होता है वेरी स्ट्रॉन्ग। सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। लिक्विड्स में लेस देन सॉलिड्स, भाई सॉलिड से कम होता है। और गैस में लेस देन बोथ, दोनों से कम। किससे किससे, सॉलिड से और लिक्विड से, लगभग ना के बराबर। अप्रॉक्स नेग्लिजिबल, वहाँ आप लिख सकते हो बच्चों आप लोग, अप्रॉक्स नेग्लिजिबल मतलब लगभग ना के बराबर। अगली प्रॉपर्टी हम लोग बात कर लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की। तो भाई सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है बहुत ही कम, वेरी लेस, बहुत कम। लिक्विड्स में सॉलिड से ज़्यादा, ग्रेटर देन सॉलिड्स। और गैस में, तो गैस में भाई सबसे कम होता है, सॉरी गैस में सबसे ज़्यादा होता है, ग्रेटेस्ट। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस गैस में सबसे ज़्यादा होता है बच्चों, जिसको हम लोग बोलेंगे ग्रेटेस्ट। तो ये टेबुलर फॉर्म में मैटर की तीनों स्टेट की प्रॉपर्टीज़ के कंपेयर हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो बच्चों। आपको जिसको लिखना हो लिख सकते हो। और इन प्रॉपर्टीज़ को कई बार क्वेश्चन में पुटअप किया जाता है। ऐसे बोला जाता है कि सॉलिड लिक्विड गैस को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। या कई बार ऐसा पूछ लेता है कि सॉलिड लिक्विड गैस को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। इन दोनों को ही एक बार हम लोग एक बार देखेंगे। जैसे थोड़ा सा इरेज कर लिया जाए। इनको फिगर के साथ समझते हैं बच्चों। जैसे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ही पास पास में, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बच्चों एक दूसरे से थोड़ा सा दूर दूर सॉलिड के कंपेयर में दूर होते हैं। और अगर गैस की बात करें तो भाई गैस के मॉलिक्यूल्स तो बहुत दूर दूर होते हैं। कंफर्म हो रहा है ना, कोई दिक्कत। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की। तो भाई अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि अगर स्पेस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगी। तो भैया सॉलिड में देखो स्पेस सबसे कम है, तो इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम होगा लिक्विड में और सबसे कम होगा गैस में। कंफर्म हो रहा है, कोई दिक्कत।
और अगर हम लोग बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की, तो भाई जैसा देख पा रहे हो आप लोग कि गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज़्यादा, उससे कम होता है लिक्विड में, और सबसे कम किस में होता है, गैस में। बात समझ में आया? ये सॉलिड, लिक्विड और गैस के प्रॉपर्टीज़ का डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया गया है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ फिजिकल कंडीशन ऑन स्टेट ऑफ मैटर। बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ फिजिकल कंडीशन। कौन कौन सी फिजिकल कंडीशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं? तो भाई दो फिजिकल कंडीशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला इफेक्ट ऑफ प्रेशर और दूसरा बच्चों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। पहला पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर और दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों प्रेशर की। कौन से क्लियर हुआ? प्रेशर का मतलब हम लोग बाहर से एक्स्ट्रा फोर्स जो कि किसी फिक्स एरिया पे लगाएंगे, जिससे हम लोग मैटर की स्टेट में प्रेशर जनरेट करेंगे। सोचो बच्चों, जैसे मान लो कि कोई सॉलिड है, तो भाई सॉलिड के मॉलिक्यूल्स तो ऑलरेडी बहुत पास में होते हैं, तो इस पर प्रेशर का कोई असर तो होगा नहीं। प्रेशर का असर किस पे होता है बच्चों? प्रेशर का असर होता है गैस पे। मान लेते हैं कि हम लोग एक सिलेंडर लेते हैं और सिलेंडर में एक पिस्टन लगा हो और इस पिस्टन के अंदर भरा हो गैस के मॉलिक्यूल्स। इस पिस्टन के अंदर क्या भरे हों? गैस के मॉलिक्यूल्स। बच्चों अगर हम लोग प्रेशर को अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है कि भाई जैसे जैसे बाहर से प्रेशर लगता जाएगा, पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा और इससे जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के पास में आने लगते हैं। बात समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? वो बच्चों एक दूसरे के पास में आने लगते हैं। क्लियर हुआ? सॉलिड के मॉलिक्यूल्स तो भाई ऑलरेडी पास में होते हैं, इसलिए उसके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट काम नहीं करता। गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर अगर हम लोग बाहर से एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास में आने लगते हैं। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? और ध्यान रहे बच्चों कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे सिर्फ कंप्रेस करने पे जो सॉलिड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, और लिक्विड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है बच्चों एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो गैस होती है वो लिक्विड में, और जो लिक्विड होता है वो कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड में। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? केवल प्रेशर अप्लाई करके। जैसे बच्चों गैस है, उसको हम लोग कंप्रेस करना शुरू किए तो कंप्रेस करते जाएंगे, मॉलिक्यूल्स पास में आते जाएंगे। लेकिन हाँ ध्यान दे बच्चों, हमको तो ये लग रहा होगा भाई पहले मॉलिक्यूल्स दूर थे, जब कंप्रेस करेंगे पास में आएंगे, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आंसर है भाई लिक्विड में कन्वर्ट तो हो जाएंगे, लेकिन इतना आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगे। लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए उनको एक पार्टिकुलर टेम्परेचर तक ठंडा करना पड़ता है, और इस कॉन्स्टेंट या पार्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। हिंदी में बच्चे उसको बोलते हैं क्रांतिक ताप, इंग्लिश में क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर है जिस पे ठंडा करके हम लोग केवल प्रेशर अप्लाई करके मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? मिनिमम टेम्परेचर एट विच, बोलना मत इसको बच्चों, मिनिमम टेम्परेचर एट विच वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर ओनली बाई अप्लाइंग प्रेशर। मतलब बच्चों गैस है, अगर वो क्रिटिकल टेम्परेचर पर ठंडी है तो केवल प्रेशर लगा करके उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? लिक्विड में। लिक्विड है, अगर वो क्रिटिकल टेम्परेचर तक ठंडा है तो केवल प्रेशर अप्लाई करके उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? सॉलिड में। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो वो मिनिमम टेम्परेचर जिसके बाद हम लोग केवल प्रेशर लगा करके गैस को लिक्विड में या लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर दें, उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। कन्फर्म हुआ? कोई दिक्कत? तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर में? तो इसको इरेज करके एक बार इसको लिख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर को। बच्चों इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में हमने जो भी पढ़ा एक बार उसको लिख लेते हैं, जिससे नोट्स बनाने में आसानी हो। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड on gaseous state of matter
then gas converts in liquid and then solid at constant temperature. That is also called critical temperature. कहने का मतलब बच्चों ये कि अगर हम लोग किसी भी मैटर की गैसियस स्टेट पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर बच्चों जिसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है उस पर गैस कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में और फिर कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड में। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसका फिगर बच्चों हम लोग वही बनाएंगे जो इसके पीछे वाला फिगर हम लोग अभी जस्ट समझे हैं। कन्फर्म हुआ? इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि भाई मान लो कि हमारे पास एक सिलेंडर में कोई गैस है और जिसके ऊपर हम लोग पिस्टन से प्रेशर अप्लाई करने वाले हैं। तो भाई गैस है तो इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे और जब हम लोग पिस्टन से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इस प्रेशर की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स पास में आने लगेंगे। इस पिस्टन के प्रेशर की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स पास में आना शुरू हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? और जैसे जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाते जाएंगे मॉलिक्यूल्स पास आते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा बच्चों कि अगर क्रिटिकल टेम्परेचर रहे, मतलब एट क्रिटिकल टेम्परेचर, तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो गैस है वो प्रेशर अप्लाई होने की वजह से कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में और जो लिक्विड है वो क्रिटिकल टेम्परेचर पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। कॉन्सेप्ट करो? कोई दिक्कत? हम लोग बच्चों इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन वी अप्लाई प्रेशर ऑन गैसियस स्टेट ऑफ मैटर देन पार्टिकल्स ऑफ गैस स्टार्ट कमिंग क्लोज टुगेदर एंड एट क्रिटिकल टेम्परेचर द गैस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड एंड देन सॉलिड। क्रिटिकल टेम्परेचर पे गैस जो होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और फिर सॉलिड स्टेट हमको मिल जाती है। लेकिन बच्चों ध्यान रहे, क्योंकि हमने गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया है प्रेशर अप्लाई करके, टेम्परेचर को नहीं कम किया है, हमने प्रेशर बढ़ाया है जिसकी वजह से जो गैस है वो कन्वर्ट हो गई है लिक्विड में। तो जैसे ही हम प्रेशर हटा देंगे तो हमारी गैस फिर से अपने गैसियस स्टेट में आ जाएगी। जैसे इसका एक अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं एलपीजी। बच्चों हमारे घरों में जो एलपीजी सिलेंडर होता है इसके अंदर जो एलपीजी मौजूद होती है वो गैसियस स्टेट में नहीं होती बल्कि प्रेशर की वजह से वो लिक्विफाइड होती है। उसका फुल फॉर्म ही यही होता है कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कन्फर्म हुआ? जब इसको पैक किया जाता है तो सबसे पहली बात बच्चों इसको क्रिटिकल टेम्परेचर तक ठंडा किया जाता है और उसके बाद प्रेशर अप्लाई करके इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है लिक्विड स्टेट में। क्लियर हो रहा है? लेकिन सोचो जब वही पाइप से होते हुए बाहर आती है तो उसके ऊपर से प्रेशर रिलीज हो जाता है, प्रेशर खत्म हो जाता है और प्रेशर खत्म होने की वजह से वो बाहर लिक्विड स्टेट में नहीं निकलती है बल्कि फिर से अपने कौन से स्टेट में आ जाती है? गैसियस स्टेट में। समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो ये है बच्चों फिजिकल कंडीशन में इफेक्ट ऑफ प्रेशर। कन्फर्म हुआ? और इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बाद अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आप लोग इसको लिख लीजिए, हम लोग इसको इरेज करते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में बच्चों हम लोग सबसे पहला पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मेल्टिंग। इसी को फ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो बच्चों? कोई दिक्कत? हम लोग पढ़ने वाले हैं मेल्टिंग, और मेल्टिंग को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? मेल्टिंग को हम लोग फ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत? हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं गलन। गलन का मतलब गलना या पिघलना। कन्फर्म हो रहा है ना? डिफाइन कैसे करेंगे? तो बच्चों जब भी कोई सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, जैसे हम लोगों ने अपने घरों में वैक्स देखा होगा, वैक्स किस स्टेट में होती है? सॉलिड स्टेट में होती है। जब उस पर हम लोग टेम्परेचर का इफेक्ट अप्लाई करते हैं, मतलब उसको गर्म करना स्टार्ट करते हैं, तो अपने सॉलिड स्टेट से पिघल के कौन से स्टेट में चली जाती है? लिक्विड स्टेट में। कन्फर्म हुआ बच्चों? इसी प्रोसेस को मेल्टिंग कहा जाता है। हमने देखा होगा आइस सॉलिड स्टेट में होती है और हीट करने पे वो पिघल करके किस स्टेट में चली जाती है? लिक्विड स्टेट में। कन्फर्म हो रहा है? इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि व्हेन द सॉलिड स्टेट ऑफ एनी मैटर get converted into liquid state by heating it at constant temperature, then this process is called melting. एक बार लिख लेते हैं बच्चों कि when solid state of any matter get converted
in liquid state by heating it at constant temperature, then this process is called melting. बच्चों तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, मेल्टिंग. कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. व्हेन सॉलिड स्टेट ऑफ एनी मैटर गेट कन्वर्टेड इन लिक्विड स्टेट बाय हीटिंग इट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग. क्लियर हुआ, कोई दिक्कत. बच्चों इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो सॉलिड है उसको हम लोग हीट करेंगे, तो हीट करने पे जो सॉलिड है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में. वो भी हमको हीट करना होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे. कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है बच्चों ना. और ध्यान रहे कि जिस कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमने हीट किया है, जिस पे एक सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया है, इस कांस्टेंट टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड. इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड. इसको और अच्छे से कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि द फिक्स टेम्परेचर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड. जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों. जैसे मान लो हम अपने घर में आइस को हीट करना स्टार्ट करें. आइस का मतलब बर्फ़ को. तो जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो बच्चों हीट करने पे इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं बढ़ता. 0 डिग्री सेल्सियस के कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये अपने आइस स्टेट से वाटर स्टेट में चला जाता है. मतलब सॉलिड स्टेट से सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चला जाता है. कन्फर्म हो रहा है, कोई दिक्कत. तो प्रोसेस तो कौन सा हो गया भाई, प्रोसेस हो गया मेल्टिंग. मेल्टिंग प्रोसेस हो रहा है भाई, आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है. दैट्स मीन्स सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इज कन्वर्टिंग इन लिक्विड स्टेट, देन दिस प्रोसेस इज मेल्टिंग. एंड 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस. दैट्स मीन्स जो 0 डिग्री सेल्सियस है ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस. कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई दिक्कत. तो बच्चों अगर इस मेल्टिंग पॉइंट के बारे में आपको लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो कि फिक्स टेम्परेचर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड. कन्फर्म हो रहा है, कोई दिक्कत. याद रहे बच्चों, जब भी मैटर अपनी स्टेट को बदलता है तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये प्रोसेस होता है. मतलब हीट करोगे टेम्परेचर बढ़ेगा और जैसे ही स्टेट बदलना शुरू होगी वैसे ही टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है. ऐसा क्यों होता है इसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे लेटेंट हीट नाम से. कन्फर्म हो रहा है ना, इसको भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं लेटेंट हीट के नाम से. बस हमको ये बात याद रखना है कि हीट करने के बाद जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होगा तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है और उस कांस्टेंट टेम्परेचर को हम लोग सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं. क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत. बच्चों इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकंड प्रोसेस. सेकंड प्रोसेस है हमारा वेपोरेशन. कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. सेकंड प्रोसेस हमारा क्या है, वेपोरेशन. इरेज करते हैं बच्चों इसको. इसको पूरा इरेज कर देते हैं तो इससे पर्याप्त जगह हमको मिल सके. बच्चों अगला प्रोसेस हमको पढ़ना है वेपोरेशन. वेपोरेशन के दो पार्ट हैं. एक है बच्चों बॉइलिंग और एक है इवेपोरेशन. एक है बॉइलिंग और एक है इवेपोरेशन. कॉन्सेप्ट करो, कोई दिक्कत. दोनों में डिफरेंस है और क्या डिफरेंस है इसको हम लोग बारी बारी से समझेंगे. सबसे पहले हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं बॉइलिंग के बारे में कि भाई बॉइलिंग किसे बोलते हैं. बॉइलिंग को हम लोग डिफाइन करेंगे कि व्हेन लिक्विड स्टेट ऑफ एनी मैटर गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट बाय हीटिंग इट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग. एंड द फिक्स्ड टेम्परेचर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड. कहने का मतलब बच्चों कि अगर किसी भी मैटर के लिक्विड स्टेट को हम फिक्स टेम्परेचर तक हीट करें और वो कन्वर्ट हो जाए अपने गैसियस स्टेट में तो प्रोसेस का नाम है बॉइलिंग. और जो फिक्स टेम्परेचर इस प्रोसेस के लिए लग रहा हो उसको हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड. कन्फर्म हो रहा है, कोई बात. एक बार डिफाइन करते हैं इसको. व्हेन लिक्विड स्टेट ऑफ एनी मैटर get converted in
gaseous state by heating it at constant temperature then this process is called बॉइलिंग। तब बच्चों इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? बॉइलिंग। और ये इंपॉर्टेंट है, द फिक्स टेम्परेचर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस is called boiling point of लिक्विड। बच्चों इस प्रोसेस के लिए जो फिक्स टेम्परेचर हमको देना पड़ता है उस फिक्स टेम्परेचर को हम लोग लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। कंफर्म हो रहा है? कोई दिक्कत? ये प्रोसेस को हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि भाई लिक्विड अगर इसको हम लोग हीट करें एक फिक्स टेम्परेचर पे तो ये कन्वर्ट हो जाता है कौन से स्टेट में? गैसियस स्टेट में। कंफर्म हो रहा है? कोई दिक्कत? और बच्चों ये जो फिक्स टेम्परेचर होता है एक्चुअल में इस फिक्स टेम्परेचर को ही हम लोग लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। फिक्स टेम्परेचर क्या है? फिक्स टेम्परेचर तो भाई फिक्स टेम्परेचर वही है जिस पे लिक्विड हमारा कन्वर्ट हो रहा है गैसियस स्टेट में, इसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। और इसका एक अच्छा एग्जांपल अगर हम लोग लेना चाहें तो इसका एग्जांपल हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि जब वाटर को हीट किया जाता है तो बच्चों हीट करने पे होता क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करने पे वो कन्वर्ट हो जाता है अपने लिक्विड स्टेट वाटर से गैसियस स्टेट स्टीम में। ध्यान रहे बच्चों, वेपर नहीं बनता, वेपर इवेपोरेशन प्रोसेस में बनता है। बॉइलिंग प्रोसेस में वाटर को गर्म करने पे स्टीम बनता है और इसके लिए हमको 100 डिग्री सेल्सियस के कॉन्स्टेंट टेम्परेचर तक वाटर को हीट करना पड़ता है। कन्फर्म हो रहा है? कोई दिक्कत? एक बात बच्चों अभी क्लियर कर लेते हैं। कन्फर्म हुआ? अभी क्या क्लियर करना है? अभी हम लोग ये क्लियर कर लेते हैं कि हर बार हम लोग जब भी हीट कर रहे हैं तो भाई हमको कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही मैटर में चेंज देखने को मिल रहा है, मैटर के स्टेट में बदलाव देखने को मिल रहा है। कन्फर्म हुआ? ऐसा होता क्यों है? तो बच्चों ऐसा होता है लेटेंट हीट की वजह से। इवेपोरेशन समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझेंगे लेटेंट हीट क्या होती है। कन्फर्म हो रहा है? कोई दिक्कत? एक बार इसको लिख लेंगे उसके बाद इवेपोरेशन समझेंगे। पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं लेटेंट हीट को। लेटेंट हीट को तो जो लेटेंट हीट हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। कन्फर्म हुआ? गुप्त ऊष्मा मतलब छुपी हुई हीट। छुपी हुई हीट मतलब जो हमको जल्दी से ऑब्जर्व नहीं होती। क्लियर हुआ? डिफाइन कैसे करेंगे इसको? इसकी डेफिनेशन होती है बच्चों टाइप ऑफ हीट दैट डू नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी मैटर बट इट कन्वर्ट द मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। मतलब बच्चों एक ऐसी हीट जो मैटर के टेम्परेचर को नहीं बढ़ाती है बल्कि मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर देती है। कन्फर्म हो रहा है? सोचो बच्चों हम कैसे पहचानेंगे कि किसी मैटर को हीट गेन हो रही है तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, भाई यही पहचान होती है। लेकिन लेटेंट हीट एक ऐसी हीट है कि अगर वो किसी मैटर को दी जा रही है तो उस मैटर का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, कांस्टेंट रहेगा। कन्फर्म हुआ? ये मैटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है बच्चों, बॉन्ड भाई सॉलिड है ना, पास पास में है, अट्रैक्शन फोर्स है ना, उसको तोड़ देती है, टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, ये बॉन्ड तोड़ेगी। सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास में है तो उनके बॉन्ड को तोड़ के उनको दूर दूर कर देगी, जिससे वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गए? लिक्विड में। अभी लिक्विड में लग रही है तो लिक्विड में जो थोड़ा बहुत इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसको ब्रेक करके उनको और दूर कर देगी, जिससे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैसियस स्टेट में। कन्फर्म हो रहा है? कोई दिक्कत? इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? इसी को हम लोग नाम देते हैं लेटेंट हीट। डिफाइन कैसे करते हैं? टाइप ऑफ हीट दैट डू नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी मैटर बट इट कैन कन्वर्ट द मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। एक बार इसको लिखते हैं, टाइप ऑफ हीट दैट डू नॉट इंक्रीज टेम्परेचर of any matter but it can convert the matter from one state to another state। बच्चों जो मैटर को एक स्टेट से कौन से स्टेट में कन्वर्ट कर दे? दूसरे स्टेट में, अनदर स्टेट में। कन्फर्म हुआ? और इसका हम एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं
एक ग्राफ से इसको समझते हैं बच्चों। हम लोग बनाते हैं एक टेम्परेचर टाइम ग्राफ, हम लोग ड्रॉ करते हैं एक टेम्परेचर टाइम ग्राफ। ऊपर हम लोग दिखाते हैं टेम्परेचर जो कि है डिग्री सेल्सियस में, और इधर हम लोग दिखाते हैं टाइम जो कि है सेकंड में। कन्फर्म हो रहा है, कोई दिक्कत? और मान लो बच्चों कि हमारे पास है आइस का एक पीस, बर्फ़ का एक टुकड़ा जो कि ठंडा है -4 डिग्री सेल्सियस तक। बर्फ़ का टुकड़ा जो कि ठंडा है कहाँ तक? जो कि ठंडा है बच्चों -4 डिग्री सेल्सियस तक। कन्फर्म हो रहा है, कोई दिक्कत? हमको देखने को क्या मिलता है कि आइस जो कि ठंडी है -4 डिग्री सेल्सियस तक, कन्फर्म हुआ, जो कि ठंडी है कहाँ तक? -4 डिग्री सेल्सियस तक। ऊपर के डेफिनेशन को मैं इरेज करूँगा बच्चों, इसको आप लोग एक बार लिख लो, फिर ग्राफ को समझते हैं। ठीक, एक बार इसको आप लोग लिख लो, ग्राफ में एक बार फिर से बना के फिर से इसको समझाता हूँ। ठीक, क्योंकि इसमें आएगा नहीं इतने में। एग्जाम्पल लेंगे बच्चों हम लोग आइस का जो कि ठंडी है -4 डिग्री सेल्सियस तक। कन्फर्म हुआ, -4, -3, -2, -1, 0। बीच के ग्राफ को हम लोग बच्चों कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस का मतलब इस ग्राफ के इस पार्ट की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। और ऊपर 99, 100 बच्चों। इधर है टेम्परेचर जो कि डिग्री सेल्सियस में है, और बच्चों इधर है टाइम जो कि सेकंड में है। कन्फर्म हुआ। जब हम लोग आइस के एक पीस को गर्म करना स्टार्ट करते हैं बच्चों जो कि -4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी है, तो हमको ऑब्जर्व होता है कि सबसे पहले उसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली समय के साथ बढ़ता है। मतलब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा है। ध्यान से देखो बच्चों, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते पहुंचता है कहाँ पे? टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते पहुंचता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमको ये ऑब्जर्व होता है कि उसका टेम्परेचर बढ़ना रुक जाता है, टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है। इसके आगे ग्राफ टाइम एक्सिस पे तो चलता है लेकिन टेम्परेचर में कोई इंक्रीजमेंट नहीं होता है। कन्फर्म हुआ बच्चों। टेम्परेचर कब तक नहीं बढ़ेगा? जैसे मान लो हमारे पास इतना बड़ा आइस का एक पीस है, हम उसको गर्म करते हैं तो जब तक कि पूरी बर्फ़ पिघल नहीं जाती तब तक उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। कन्फर्म हो रहा है। बर्फ़ पिघल रही होती है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट बना रहता है, और जिस टाइम पूरी बर्फ़ पिघल गई होती है तो टेम्परेचर फिर से इंक्रीज करना स्टार्ट होता है। कन्फर्म हो रहा है, कोई दिक्कत? समझ में आया ना? और हमको फिर से ऑब्जर्व होता है कि जैसे ही वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है टेम्परेचर बढ़ना फिर से बंद हो जाता है, फिर से टेम्परेचर नहीं बढ़ता। कन्फर्म हो रहा है, कोई दिक्कत? अब टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा? भाई मैटर अपनी स्टेट फिर से बदल रहा है, यहाँ पे फिर से वही लेटेंट हीट आ गई। कन्फर्म हो रहा है, कोई दिक्कत? और जैसे ही वाटर कन्वर्ट हो जाता है पूरी तरीके से स्टीम में, फिर से स्टीम का टेम्परेचर हाई होने लगता है। बच्चों ऐसा होता क्यों है? तो शुरुआत में जो -4 डिग्री सेल्सियस वाले आइस को हम लोगों ने हीट दिया, वो लेटेंट हीट नहीं है, उसने मैटर की टेम्परेचर को इंक्रीज किया। और जैसे ही सॉलिड अपने बॉइलिंग पॉइंट जैसे ही सॉलिड अपने मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचा, वैसे ही अब यहाँ पे शुरू हो गई लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मैटर के टेम्परेचर को नहीं बढ़ाती, बल्कि उसने आइस के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसको तोड़ना शुरू किया, जिससे टेम्परेचर नहीं बढ़ा, बल्कि जो आइस है वो किस में कन्वर्ट होने लगा? वो कन्वर्ट होने लगा वाटर में। और जब आइस पूरी तरीके से वाटर में कन्वर्ट हो गया भाई, फिर से वाटर का टेम्परेचर बढ़ने लगा, और 100 डिग्री सेल्सियस मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे वाटर का जो बॉन्ड था वो फिर से टूटना शुरू हो गया। वाटर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का बॉन्ड टूटना शुरू हो गया, और जो वाटर है यहाँ पे वो कन्वर्ट होने लगा किसमें? स्टीम में। कन्फर्म हो रहा है? तो हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है या वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो दोनों ही टाइम पे मैटर के टेम्परेचर में कोई इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे जो हम हीट देते हैं वो टेम्परेचर ना बढ़ा करके मैटर के स्टेट को चेंज करने लगती है। कन्फर्म हुआ? तो आइस जब वाटर में कन्वर्ट हो रहा हो, कन्फर्म हुआ, मतलब जब सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा हो, तो यहाँ पे जो लेटेंट हीट होती है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। और जब वाटर स्टीम में बच्चों कन्वर्ट हो रहा हो तो यहाँ पे जो हीट होती है उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग। उसको क्या नाम देते हैं? उसको हम लोग नाम देते हैं लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग, या कई बार लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन। ध्यान दे बच्चों, इवेपोरेशन नहीं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन या लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग। कन्फर्म हुआ? इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे एक क्वेश्चन जो कि आपके NCERT बुक का ही क्वेश्चन है। कन्फर्म हुआ? क्वेश्चन ये है
कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है और बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है। कंफर्म हुआ? 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का मतलब जब आइस पिघल के वाटर बन रहा हो लेकिन पूरी तरीके से बर्फ पिघली ना हो, तो यहाँ पे बच्चों वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन आता है, बताओ दोनों में से ज़्यादा अच्छी कूलिंग कौन करेगा? कंफर्म हुआ? विच कैन डू मोर इफेक्टिव कूलिंग, 0 डिग्री सेल्सियस आइस और 0 डिग्री सेल्सियस वाटर? कौन सा अच्छी तरीके से कूल कर सकता है? सेम टेम्परेचर पे बच्चों आइस की कूलिंग ज़्यादा अच्छी होती है, जबकि वाटर उसी टेम्परेचर पे उतना अच्छा कूल नहीं कर पाएगा। इसका कारण समझो। कारण ये है बच्चों कि जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो टेम्परेचर तो दोनों का सेम है, लेकिन भाई इस वाटर के पास 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ कुछ और भी है, वो है लेटेंट हीट। भाई लेटेंट हीट जब लिया है आइस 0 डिग्री सेल्सियस और इसको जब एक्स्ट्रा लेटेंट हीट मिल गया तभी तो ये वाटर में कन्वर्ट हुआ है। भाई बात समझ में आई? क्योंकि लेटेंट हीट ने ही आइस के बॉन्ड को ब्रेक किया है जिससे वो वाटर में कन्वर्ट हुआ है। तो वाटर के पास 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा होता है। क्या होता है बच्चों? लेटेंट हीट। और हीट का काम ठंडा करना नहीं होता, जिससे सेम टेम्परेचर पे होते हुए भी आइस ज़्यादा अच्छे से कूल करता है और वाटर उतने अच्छे से कूल नहीं कर पाता। एक क्वेश्चन इसी जैसा और बनता है बच्चों कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है और स्टीम भी 100 डिग्री सेल्सियस गर्म है। अब की बार क्वेश्चन आता है बच्चों ज़्यादा अच्छे से कौन जलाएगा? कंफर्म हो रहा है? तो भाई वाटर के पास तो 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है केवल, लेकिन सोचो स्टीम कैसे बनी। यहाँ सोचो, यहाँ ध्यान दो, स्टीम कैसे बनी? जब वाटर ने कुछ और गेन किया। भाई क्या गेन किया? तो जब वाटर में कुछ और मिला, 100 डिग्री सेल्सियस तो वाटर का टेम्परेचर था, लेकिन जैसे ही इसमें मिल गई लेटेंट हीट वैसे ही वाटर कन्वर्ट हो गया स्टीम में। तो कहने का मतलब भाई कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ साथ स्टीम के पास लेटेंट हीट भी होती है, और भाई हीट का तो काम ही है जलाना। तो इसलिए सेम टेम्परेचर पे जो स्टीम होती है वो ज़्यादा अच्छे से जलाएगी इन कंपेयर टू वाटर। बात समझ में आया? तो बच्चों ये होता है लेटेंट हीट। डिफाइन कैसे करेंगे? टाइप ऑफ हीट दैट डू नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी मैटर बट इट कैन कन्वर्ट द मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। बात समझ में आया बच्चों? जो मैटर है जैसे सॉलिड है तो उसके बॉन्ड को तोड़ने का काम लेटेंट हीट का होता है। लेटेंट हीट बॉन्ड तोड़ेगी तो जाएगा अपने लिक्विड स्टेट में, और क्योंकि ये जो हीट है वो बॉन्ड तोड़ने में चली गई तो ये टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, जिसकी वजह से वहाँ पे हमको टेम्परेचर कांस्टेंट दिखाई देता है। कन्फर्म हुआ? कोई दिक्कत? तो मेरे अकॉर्डिंग आपको लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जब सॉलिड जाएगा लिक्विड में तो सॉलिड अपने मेल्टिंग पॉइंट के साथ साथ कुछ और कंटेन करेगा। क्या? लेटेंट हीट। तब सॉलिड कन्वर्ट होगा लिक्विड में। क्लियर हो रहा है? और वैसे ही जब लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट के साथ साथ लेटेंट हीट कंटेन कर लेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? गैसियस स्टेट में। अब हम लोग बात करते हैं वेपोरेशन के सेकंड पार्ट, इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन समझने से पहले बच्चों इतना समझना ज़रूरी था, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों वेपोरेशन का सेकंड पार्ट, जिसका नाम है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? क्या होता है इवेपोरेशन? इवेपोरेशन को डिफाइन करते समय बच्चों एक बार पहले बॉइलिंग को पढ़ते हैं। When liquid state of any matter get converted in gaseous state by heating it at constant temperature, then this process is called boiling। बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है by heating it at constant temperature। एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, जैसे हम लोग अपने कपड़े धुलते हैं तो कपड़े तो गीले हो गए, क्या उसको हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके तब सुखाते हैं? तालाब का पानी है, भाप बन के उड़ जाता है, क्या उसको बॉयल किया जाता है? सी वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, बादल बनते हैं, तो क्या बच्चों कोई सी वाटर को उबालने जाता है? कन्फर्म हो रहा है ना? तो भाई हमको आंसर मिलेगा कि भाई कपड़े ठंडी में सूख जाते हैं, कपड़े गर्मी में भी सूख जाते हैं। मतलब लिक्विड अपने गैसियस स्टेट में तब भी कन्वर्ट हो जाता है जब उसको हीट ना किया जाए। कन्फर्म हो रहा है बच्चों ना? लेकिन जब वाटर का एग्जांपल लेते हैं, जैसे वाटर है, अब उसको बिना गर्म किए ही वो अपने गैसियस स्टेट में चला गया तो बच्चों स्टीम नहीं बनता, तब वहाँ पे वेपर्स बनता है। कन्फर्म हो रहा है ना? तो इवेपोरेशन प्रोसेस को हम लोग एक्सप्लेन कैसे करेंगे? व्हेन द लिक्विड स्टेट ऑफ एनी मैटर गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बाय हीटिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं, एट एनी टेम्परेचर। कन्फर्म हो रहा है ना? एक बार इसको लिख लेते हैं कि व्हेन गैसियस स्टेट of any matter get converted
तो बच्चों इवापोरेशन को एक बार एक्सप्लेन करते हैं। बोर्ड पे डिफिनीशन इसके कहते हैं कि व्हेन लिक्विड स्टेट ऑफ एनी मैटर गेट कन्वर्टेड इन gaseous state at any temperature। कन्फर्म हुआ? इसके आगे बच्चों आप लोग कंप्लीट कर लेना। देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? इवेपोरेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? मतलब बच्चों लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, और इसके लिए हीट हमको नहीं करना पड़ता बच्चों, ये हो जाता है एट एनी टेम्परेचर पे, मतलब किसी भी टेम्परेचर पे। तो बच्चों इवेपोरेशन एक ऐसा फिनोमेना है जो किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत? तो बच्चों एक तरफ है बॉइलिंग, एक तरफ है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का जब एग्जांपल लिखोगे तो बच्चों लिखोगे वाटर, इसको हमको हीट नहीं करना है, एट एनी टेम्परेचर, मतलब किसी भी टेम्परेचर पे ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ये कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। कन्फर्म हुआ? तो बच्चों इवेपोरेशन में वाटर से वेपर बनती है और बॉइलिंग में वाटर से स्टीम बनती है। कन्फर्म हुआ? बॉइलिंग के लिए हमको वाटर को या लिक्विड को हीट करना पड़ता है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और इवेपोरेशन में हमको लिक्विड को हीट करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है। बच्चों चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों आइए हम लोग इसको एक बार और अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डिफिनीशन हम लोग लिख चुके हैं, बोर्ड इरेज करके इसके जो भी फिनोमेना है कैसे होते हैं एक बार उसको एक्सप्लेन करते हैं। बच्चों सोचो किसी भी कंटेनर में कोई लिक्विड है, किसी कंटेनर में कोई क्या है? लिक्विड है, और अगर बच्चों हम इसको बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं हीट, तो बाहर से जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो होगा क्या? पूरा लिक्विड हीट हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा बच्चों कि लिक्विड पहुंच जाएगा अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, और जब बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो एक वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, लेटेंट हीट, इस वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को पूरे लिक्विड में ब्रेक करना स्टार्ट कर देगी। कहने का मतलब बच्चों पूरा का पूरा लिक्विड उबलने लगेगा और लिक्विड में हर एक जगह पे बॉइलिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, मतलब लिक्विड हमारा कन्वर्ट होने लगेगा किसमें? गैस में। अब बच्चों इसी समय हम लोग थोड़ा सा समझते हैं इवेपोरेशन वाला प्रोसेस। इसमें बच्चों हम लोग एक ऐसे वेसल को कंसीडर करते हैं जिसमें एक लिक्विड भरा हुआ है और इसका सरफेस एरिया जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। कन्फर्म हो रहा है? कोई दिक्कत? तो भाई जो सराउंडिंग में टेम्परेचर है, सराउंडिंग के टेम्परेचर से या सराउंडिंग के हीट से, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा थोड़ा बहुत हीट एनर्जी। कहाँ से? सराउंडिंग से। कन्फर्म हुआ? अगर बच्चों मान लो ओपनली रखा हुआ है, खुले में रखा हुआ है, तो बाहर जो हवा चल रही होगी वो इसके सबसे अपर मोस्ट सरफेस से टकराएगी। कन्फर्म हुआ? और ये एब्जॉर्ब करेगा क्या? काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम एयर। हवा से क्या एब्जॉर्ब करेगा? काइनेटिक एनर्जी। कॉन्सेप्ट करवा? कोई दिक्कत? बच्चों काइनेटिक एनर्जी हो या कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी के बारे में हम लोग जानते हैं। एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और हमने पढ़ रखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी नादर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बच्चों एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। कन्फर्म हो रहा है ना? तो भाई ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं ये सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हवा की काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और धीरे धीरे इनके पास इतनी एनर्जी हो जाती है कि इनमें लगने वाला जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उस एनर्जी से ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों बिना हीट किए ही अपने कौन से स्टेट में जाने लगते हैं? अपने गैसियस स्टेट में जाने लगते हैं। क्लियर हुआ? अब जैसे बच्चों जो हवा चल रही है, अब ऐसा तो है नहीं कि हवा लिक्विड में आर पार अंदर जा करके बीच वाले मॉलिक्यूल्स को भी अपनी काइनेटिक एनर्जी देगी। भाई जब हवा के पार्टिकल्स टकराएंगे सबसे ऊपर वाले से टकराएंगे, सराउंडिंग की हीट एब्जॉर्ब होगी तो सबसे ऊपर वाले को एब्जॉर्ब होगी। क्लियर हो रहा है ना? तो बच्चों इससे इवेपोरेशन केवल और केवल सरफेस पे होता है, और जब बॉइलिंग हो रहा है बच्चों तो लिक्विड का पूरा कंटेनर इक्वली हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से जो बॉइलिंग होती है ये पूरे लिक्विड में होती है।
क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत? तो बच्चों ध्यान रहे कि अगर बॉइलिंग और इवेपोरेशन में हमको डिफरेंस लिखना पड़े, क्लियर हुआ? जैसे हमसे कोई पूछे कि भाई मेजर डिफरेंस क्या है, एक बार बताइए कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस में भाई हम लोग सबसे पहला डिफरेंस ये लिखेंगे कि बॉइलिंग टेक प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर और इवेपोरेशन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर। दूसरा बच्चों, बॉइलिंग पूरे लिक्विड में हो रहा है तो बॉइलिंग इज एन एग्जांपल ऑफ बल्क फिनोमेना, और इवेपोरेशन केवल सरफेस पे हो रहा है तो इवेपोरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ सरफेस फिनोमेना। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? इसको लिखना चाहें तो हम लोग बच्चों लिख सकते हैं, वैसे हम लोग को याद हो गया होगा लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। नंबर 1, इट टेक प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बच्चों जो बॉइलिंग होती है वो कैसे होती है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। इवेपोरेशन की खासियत क्या है कि इट टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर। बच्चों किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है। दूसरी खासियत क्या है बॉइलिंग की? बॉइलिंग की दूसरी खासियत है कि इट इज अ बल्क फिनोमेना। बच्चों एक ऐसा फिनोमेना है बल्क फिनोमेना। बल्क फिनोमेना होने का मतलब ये है कि ये पूरे लिक्विड में एक साथ होने लगता है, जैसे पूरा लिक्विड एक साथ कन्वर्ट होने लगता है अपने गैसियस स्टेट में। और इवेपोरेशन क्या है? तो बच्चों इवेपोरेशन बल्क नहीं, मतलब पूरे बॉडी में नहीं होकर के केवल सरफेस पे होता है, तो इट इज सरफेस फिनोमेना। ये कैसा फिनोमेना है बच्चों? ये है सरफेस फिनोमेना। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? बॉइलिंग में हम हीट देते हैं तो जिससे जो लैटेंट हीट होती है वो पूरे लिक्विड में हर एक जगह पे उनके अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करके कन्वर्ट करने लगती है उनको लिक्विड में, जिससे ये बल्क फिनोमेना है। क्लियर हुआ? और इवेपोरेशन में जो लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल हैं वो सराउंडिंग से हीट एनर्जी और हवा की काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कन्वर्ट होने लगते हैं अपने गैसियस स्टेट में, इसलिए कौन सा फिनोमेना हुआ? ये सरफेस फिनोमेना हुआ। क्लियर हुआ बच्चों? इसके बाद हम लोग इसको इरेज करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से फिजिकल फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? फिजिकल फैक्टर दैट अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो इरेज करके लिखते हैं। हम लोग हेडिंग रहेगी physical factors that affect process of evaporation। इस हेडिंग में बच्चों हमारा सबसे पहला पार्ट बनेगा वो क्या? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। सबसे पहला पार्ट क्या बनेगा बच्चों? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। थोड़ा सा अगर हम लोग अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हमको पता है कि जैसे हम अपने कपड़े धुलते हैं तो गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और ठंडियों में देर से सूखते हैं। क्या रीज़न है भाई? तो रीज़न है कि गर्मियों में सराउंडिंग का टेम्परेचर हाई होता है और ठंडियों में सराउंडिंग का टेम्परेचर लो होता है। तो कहने का मतलब बच्चों कि जो इवेपोरेशन है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है और कम होने के साथ साथ कम हो जाता है। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत? तो इसको डिफाइन करेंगे कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। दैट्स मीन्स विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजमेंट इन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज, एंड विद रिस्पेक्ट टू डिक्रीजमेंट इन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज। एग्जाम्पल बच्चों देंगे कि गर्मियों में क्लॉथ्स जल्दी सूखते हैं, ठंडी में कपड़े देर से सूखते हैं। रीजन क्या है भाई? तो गर्मियों में सराउंडिंग का टेम्परेचर हाई होता है जिसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन भी हाई होता है। इसको एक बार लिख लेते हैं। Rate of evaporation is directly proportional to temperature of surrounding। मतलब बच्चों सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करता है। नीचे ऐसा लिख लेंगे, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ
सराउंडिंग। ठीक, एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल में आप और भी एग्जाम्पल डाल सकते हैं, कई जगहों पे देखे होंगे। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वाटर रिजर्वायर जैसे पॉन्ड्स हो गए, तो ये गर्मियों में तेज़ी से सूखते हैं और ठंडियों में लगभग बहुत धीरे धीरे सूखते हैं। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत? तो जब सराउंडिंग का टेम्परेचर हाई होता है तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज़ कर जाता है, और जब सराउंडिंग का टेम्परेचर लो होता है तो रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज़ कर जाता है। तो बच्चों, रेट ऑफ इवापोरेशन पे जो सबसे पहला फिजिकल फैक्टर जो अफेक्ट कर सकता है वो है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। सेकेंड वाले फैक्टर की हम लोग बात करेंगे। सेकेंड वाला फैक्टर है बच्चों एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। एक्सपोज सरफेस एरिया का मतलब होता है कि लिक्विड का कितना सरफेस एरिया एक्सपोज्ड है, मतलब खुला है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? लिखते हैं इसको और समझते हैं। नेक्स्ट है बच्चों एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। एक्सपोज सरफेस एरिया का मतलब होता है कि लिक्विड का कितना सरफेस एरिया ओपन है। इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं भाई, जैसे एक एग्जांपल लो कि हमारे पास कोई 2 वेजल्स हैं। ये वेजल नंबर फर्स्ट, इसमें भी लिक्विड पूरा भरा हुआ है और इसका ये वाला हिस्सा ओपन है, और हमारे पास एक और बर्तन है, ये भी पूरा भरा है और इसमें ये। थोड़ा ध्यान दो बच्चों, इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, समझ रहे हो ना? और इसमें जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स हैं भाई, यही तो एब्जॉर्ब करेंगे हवा की काइनेटिक एनर्जी, ये एब्जॉर्ब करेंगे हवा की काइनेटिक एनर्जी, सराउंडिंग की हीट एनर्जी। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत? और इसमें देखो बड़ा सरफेस एरिया है तो दूर तक एब्जॉर्प्शन होगा किसका? काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड का। क्लियर हो रहा है ना? और सराउंडिंग से हीट एनर्जी का। तो भाई सरफेस जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा हवा की काइनेटिक एनर्जी, क्लियर हो रहा है ना, और सराउंडिंग की हीट एब्जॉर्ब होगी। और सरफेस एरिया जितना छोटा होगा उतनी ही कम एनर्जी, और उतना ही कम एनर्जी हीट वाली और काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो भाई सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ, देखो इसमें सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, और सरफेस एरिया कम होने के साथ साथ रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। क्लियर हुआ? और बच्चों में इसका अच्छा एग्जांपल ले, जैसे हम अपने कपड़े का एग्जांपल लेते हैं। कपड़े हमने धुला और धुलने के बाद जब उसको सुखाना हुआ तो हम ऐसे फैलाए नहीं उसको ऐसे गोल गोल गोला बना दिए और ले जाके कहीं धूप में रख दिए। और सेम उसी तरीके का कपड़ा है, उसको फैला के रखेंगे तो हम देखेंगे कि जिसको हमने फैला के रखा है, या सीधे शब्दों में मैं बोलूँ तो जिसको हम लोगों ने एक्सपोज करके रखा है, जिसका एरिया बड़ा करके रखा है, वो तेज़ी से सूख जाएगा। और जो गोल गोल बना रखे हैं, जिसका एक्सपोज सरफेस एरिया कम हो गया है, उसको सूखने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमने क्या सीखा बच्चों कि एक्सपोज सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है, और अगर एक्सपोज सरफेस एरिया कम हो गया तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कम हो जाता है। दैट्स मीन्स रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोज सरफेस एरिया। क्लियर हुआ? अब इसको भी एक बार लिख लेते हैं। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। नीचे बच्चों लिख लेंगे एक्सपोज्ड सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो बच्चों ये हो गया हमारा दूसरा फिजिकल फैक्टर जो कि इवेपोरेशन पे डिपेंड करता है। थर्ड फैक्टर कौन सा है बच्चों? तीसरे फैक्टर की हम लोग बात करेंगे। पहला फैक्टर हमारा था टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, दूसरा फैक्टर था हमारा एक्सपोज सरफेस एरिया, और बच्चों हमारा थर्ड फिजिकल फैक्टर है उसको हम लोग नाम देंगे विंड स्पीड। तीसरा फिजिकल फैक्टर जो कि इवेपोरेशन पे डिपेंड करता है वो है विंड स्पीड। बच्चों इस फिजिकल फैक्टर को समझने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अपने 2 एक जैसे कपड़ों को बढ़िया से धुलें, एक को वैसे ही सूखने के लिए रख दें और दूसरे को फ़ैन के नीचे सूखने के लिए रख दें। हमको ये देखने को मिलता है कि हमारा जो कपड़ा फ़ैन के नीचे रखा गया है वो तेज़ी से सूख जाता है, लेकिन जो वैसे ही रखा गया है उसको सूखने में लगता है टाइम।
कन्फर्म हो रहा है, कोई दिक्कत? अच्छा, ऐसा होता क्यों है? ऐसा होने का सबसे बड़ा रीज़न कि जो फ़ैन है उससे भाई हवा चल मूव करती है। कंसेप्ट करो भाई, फ़ैन की वजह से हवा के पास आ जाती है काइनेटिक एनर्जी, और जब वही तेज़ी से मूव करती हुई हवा हमारे कपड़ों से टकराती है तो कपड़े भीगे हुए हैं, उसमें भाई जो लिक्विड लगा हुआ है उसके मॉलिक्यूल तेज़ी से उस काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और कन्वर्ट होने लगते हैं अपने गैसियस स्टेट में। बात समझ में आ रहा है ना? और जो वैसे ही रखा गया है तो भाई जनरल कंडीशन में नॉर्मल हवा की स्पीड बहुत तेज़ तो होती नहीं, मतलब वहाँ पे हवा में काइनेटिक एनर्जी कम होगी, वो कम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, देर में इवेपोरेशन होगा। क्लियर हो रहा है ना? तो बच्चों, जैसे जैसे हवा की स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करता है, इसलिए फ़ैन के नीचे रखा हुआ कपड़ा तेज़ी से सूख जाता है, और अगर हम वैसे ही रख दें हैं तो वो कपड़ा सूखने में हमको टाइम लगता है। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि रेट ऑफ evaporation is directly proportional to wind speed। कहने का मतलब बच्चों, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो विंड स्पीड के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं विंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। कन्फर्म हुआ, कोई दिक्कत? और एग्जांपल अभी तुम लोग को कुछ दिया गया है उसको लिख सकते हो। क्लियर हुआ ना कि फ़ैन के नीचे रखे गए कपड़े तेज़ी से सूख जाते हैं जबकि जनरल कंडीशन में कपड़े आसानी से नहीं सूखते। लास्ट फैक्टर बच्चों जो इवेपोरेशन पे डिपेंड करता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन अफेक्टेड होता है, वो है अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी। कन्फर्म हुआ? या जनरली इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज अ ह्यूमिडिटी। कन्फर्म हुआ? बच्चों, बारिश के समय में टेम्परेचर कितना भी ज़्यादा रहे, हम लोग देखते हैं कि हमारे जो कपड़े हैं वो आसानी से नहीं सूखते। पहले हम लोग एक बार इसको देखते हैं, ह्यूमिडिटी क्या है। ह्यूमिडिटी के बारे में वैसे आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन ह्यूमिडिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट इज़ प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। मतलब एटमॉस्फेयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी। बात समझ में आ रही बच्चों ना? एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी जितना ज़्यादा होगी उतना ही इवेपोरेशन कम हो जाएगा। जैसे बारिश के समय में भाई वाटर वेपर खूब रहती है, ठीक ना? बारिश के समय में खूब सारी वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में फैली रहती है, जिसकी वजह से हमारे कपड़े जल्दी से नहीं सूखते। तो अगर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर ज़्यादा होगा तो वाटर का इवेपोरेशन कम होगा। ये सारे लिक्विड्स के लिए है कि अगर उनकी ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगी, अगर उनका वेपर स्टेट हवा में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है। इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं बच्चों, ये होता है इनवर्सली proportional to rate of is inversely proportional to amount of humidity। कन्फर्म हुआ बच्चों? जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होता, वो तो इनवर्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? ह्यूमिडिटी के। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं rate of evaporation is inversely proportional to humidity। मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है। बात समझ में आया? तो बच्चों, इवेपोरेशन कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे फर्स्ट फैक्टर जिस पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है वो क्या है? वो है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम। दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा है एक्सपोज सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा एक्सपोज है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा, और अगर सरफेस एरिया कम एक्सपोज है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम। क्लियर हो रहा है? तीसरा फैक्टर क्या है? हम लोग बात करते हैं थर्ड फैक्टर की। थर्ड फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा, कौन सा? थर्ड फैक्टर है अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी। बच्चों, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा, और अगर ह्यूमिडिटी कम रहेगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगा। और एक और फैक्टर है बच्चों विंड स्पीड। विंड स्पीड बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करता है, और कम होने के साथ साथ रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है।
बच्चों जब भी कोई लिक्विड इवेपोरेट हो रहा होता है तो अपने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करता है, जैसा कि हमने पढ़ा। तो भाई जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसके सराउंडिंग में हीट की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पे क्रिएट होगा कूलिंग इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन में हमको एक बात याद रखना है, क्या कि इवेपोरेशन causes कूलिंग इफेक्ट। इवेपोरेशन काजेस कूलिंग इफेक्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बच्चों जब इवेपोरेशन हो रहा होता है तो वहाँ पे कौन सा इफेक्ट दिखाई देता है? वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट दिखाई देता है। इसका एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल लेते हैं कि वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट स्टार्ट कूलिंग। पानी जो कि मिट्टी के घड़े में भरा हुआ होता है वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। इसका रीज़न क्या है भाई? इसका रीज़न ये है कि अर्दन पॉट मतलब मटका। अर्दन पॉट का मतलब होता है बच्चों मटका। कन्फर्म हुआ ना? तो जो मटका होता है उसमें बच्चों बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, क्योंकि वो मिट्टी से बना होता है। और भाई मिट्टी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनकी वजह से वाटर परकोलेट होकर के नीचे जाता है। तो भाई मिट्टी से बना है तो इसमें भी वही छोटे छोटे होल्स होंगे। जो वाटर है उन छोटे छोटे होल्स से होता हुआ बाहर आता है। जैसे ही मटके के उन छोटे छोटे होल्स से होता हुआ पानी बाहर आता है बच्चों वैसे ही वो कांटेक्ट में आ जाता है एयर के। एक तो इतने बड़े सरफेस एरिया से वाटर बाहर निकल के आया तो भाई इसका एक्सपोज्ड सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो गया। और दूसरा मूविंग एयर के पार्टिकल्स या मूविंग विंड के पार्टिकल उससे टकराते हैं, जिसकी वजह से बाहर आते ही सराउंडिंग की हीट, यहाँ तक कि मटके की हीट और हवा की काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्ब होने के बाद ये कन्वर्ट होने लगता है यहीं से वेपर्स में। कन्फर्म हो रहा है? कोई दिक्कत? और भाई जब मटके से बाहर निकले हुए वाटर का इवेपोरेशन होगा तो वो मटके से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे मटके में भरा हुआ पानी ठंडा होने लगता है। इसको लिखेंगे कैसे? भाई इवेपोरेशन काजेस कूलिंग इफेक्ट में जब इसका एग्जांपल लिखने लगेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लोग लिखेंगे कि अर्दन पॉट कंटेन अ लॉट ऑफ पोर इन इट। अर्दन पॉट में बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। वाटर कम्स आउट थ्रू दीज पोर्स। जो वाटर है वो इन्हीं पोर्स से होता हुआ बाहर आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एंड गेट कॉन्टेक्टेड विद एटमॉस्फेयर, और वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाता है। वाटर एब्जॉर्ब काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग एयर एंड हीट फ्रॉम सराउंडिंग एंड गेट इवापोरेटेड। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वाटर आल्सो एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम अर्दन पॉट, ड्यू टू विच वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट स्टार्ट कूलिंग। कन्फर्म हो रहा है बच्चों? तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल हो गया कि मिट्टी के घड़े में रखा हुआ पानी क्यों ठंडा होने लगता है, क्योंकि किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है इवापोरेशन काजेस कूलिंग इफेक्ट। और भी अच्छा एग्जाम्पल बच्चों ले सकते हैं हम लोग, जैसे अगर हम लोग कोरोना टाइम में खूब सैनिटाइज़र हाथों में लगाए हैं। कोविड के समय में जब हम हाथों में सैनिटाइज़र लगाते थे और उसको ऐसे एक्सपोज करते थे, तो जब ऐसे फैलाते थे बच्चों उसका एक्सपोज सरफेस एरिया बढ़ जाता था। कन्फर्म हुआ ना? एक्सपोज सरफेस एरिया जैसे ही बढ़ा वो हमारे हाथों से हीट को एब्जॉर्ब करता था और इवेपोरेट होने लगता था। क्लियर हुआ? जिससे हमको अपने हाथों पे कौन सा इफेक्ट दिखाई देता था? कूलिंग इफेक्ट। ये इफेक्ट हम और भी देख सकते हैं बिना सैनिटाइजर के। अगर यही सेम प्रोसेस हम पेट्रोल के साथ करें, थोड़ा सा पेट्रोल हाथों पे डाल के उसको एक्सपोज करें, तब भी हमको कौन सा इफेक्ट दिखाई देता है? कूलिंग इफेक्ट। क्योंकि पेट्रोल हाथों की हीट को लेकर के इवेपोरेट हो जाता है, जिससे हमारे हाथों पे कौन सा इफेक्ट दिखाई देता है? कूलिंग इफेक्ट। और बढ़िया एग्जाम्पल तो बच्चों गर्मियों के समय में जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं ये ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जैसे ही पसीना होगा, पसीना कॉटन क्लॉथ सोख करके बाहर ला देंगे और वो पसीना एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाएगा। ये मूविंग एयर की काइनेटिक एनर्जी सराउंडिंग और बॉडी की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और पसीना इवेपोरेट होगा। और क्योंकि इवेपोरेशन प्रोसेस में उसने बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है, इसलिए हमको कूलिंग इफेक्ट महसूस होता है। कन्फर्म हो रहा है बच्चों? और एग्जाम्पल इसका लेना चाहो तो पंखे की हवा और कूलर की हवा में कूलर की हवा ज़्यादा ठंडी होती है, क्योंकि उसके बगल जो वाटर गिर रहा होता है बच्चों सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से और विंड स्पीड की वजह से इवेपोरेट होता है। और इवेपोरेशन के टाइम वो जो हवा सक हो रही होती है उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हवा ठंडी हो जाती है। क्लियर हुआ? तो बच्चों ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिससे हम लोग ये डिफाइन कर पाएंगे कि इवेपोरेशन काजेज कूलिंग इफेक्ट। जब इवेपोरेशन हो रहा होता है तो सराउंडिंग की हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे कौन सा इफेक्ट क्रिएट होता है? कूलिंग इफेक्ट। जैसे और इफेक्ट लेना चाहें बच्चों, जैसे गर्मियों के समय में आपको रूम में या टीन के नीचे बैठने को बोला जाए या पेड़ की छाया में, तो भाई पेड़ की छाया ज़्यादा प्रेफरेबल होगी। क्यों? क्योंकि बच्चों पेड़ों में हमेशा होता रहता है ट्रांसपिरेशन। 8th क्लास में पढ़े होगे ट्रांसपिरेशन क्या होता है? एक्सक्रिएशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू लीव्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। इसको और अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, एक्सक्रिएशन ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू लीव्स ऑफ प्लांट। जब प्लांट की पत्तियों से
एक्सेस वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकलता है तो इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। बच्चों गर्मियों में ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है जिसकी वजह से प्लांट की पत्तियाँ डिस्ट्रॉय होने से बची रहती हैं। कन्फर्म हो रहा है ना। और क्योंकि बच्चों प्लांट में ट्रांसपिरेशन हो रहा है जो कि एक तरीके का इवेपोरेशन है, तो आसपास जो सराउंडिंग है वहाँ से हीट एब्जॉर्ब होती है, जिससे पेड़ की छाया ठंडक प्रदान करती है, जिससे हमको पेड़ की छाया में ठंडक अनुभव होता है। जबकि छतों में टीन के नीचे थोड़ी इवेपोरेशन होगा, तो वहाँ पे भाई बैठोगे गर्मी महसूस होगी। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल थे जिससे हमको पता चलता है कि इवेपोरेशन से कौन सा इफेक्ट जनरेट होता है, कूलिंग इफेक्ट। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? तो हम लोगों ने पढ़ लिया है मेल्टिंग के अलावा हमने पढ़ा वेपोरेशन के 2 टाइप, बॉइलिंग और इवेपोरेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे कंडेंसेशन। इरेज करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगला प्रोसेस है बच्चों हमारा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है बच्चों? कंडेंसेशन को अगर हम लोग समझेंगे थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ, जैसे मान लो कि सुबह अगर हमारे घर में खाना बना और उसको तुरंत ढक दिया गया, तो उठाने के बाद हमको दिखाई देता है कि जो ढक्कन है वहाँ पे क्या दिखाई देता है? वहाँ पे वाटर दिखाई देता है। कहाँ से आता है बच्चों? तो जो गर्म खाने से स्टीम निकल रही थी वही ठंडी होकर के किस में कन्वर्ट हो जाती है? वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। प्रोसेस क्या है बच्चों? प्रोसेस है कंडेंसेशन। साइड डिफाइन करना आ गया होगा कि व्हेन द गैसियस स्टेट ऑफ एनी मैटर गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट बाय कूलिंग इट एट कांस्टेंट टेम्परेचर देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। चलिए एक बार इसको लिखते हैं। व्हेन गैसियस स्टेट ऑफ any matter get converted in liquid state by cooling it at constant temperature, then this process is called कंडेंसेशन। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों? कंडेंसेशन। कंफर्म हो रहा है? कोई दिक्कत? और भूलना मत, जिस फिक्स टेम्परेचर की हम लोग बात कर रहे हैं उस फिक्स टेम्परेचर को बोलते हैं लिक्विफिकेशन पॉइंट ऑफ किसका? गैस। लिक्विफिकेशन पॉइंट ऑफ गैस। कंफर्म हुआ? इसको भी लिख लेते हैं। द fixed temperature that is required for this process is called liquefaction point of gas। इस प्रोसेस में बच्चों जिस हमें फिक्स टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विफिकेशन पॉइंट ऑफ गैस। इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि जो एक गैस है इसको हमको करना पड़ता है कूल। कहाँ पे? तो भाई कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो ये कन्वर्ट हो जाती है किस में? लिक्विड में। और प्रोसेस का क्या नाम है? प्रोसेस का नाम है बच्चों कंडेंसेशन। कन्फर्म हुआ? कोई दिक्कत? अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कि बच्चों हमारे पास कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है जो बहुत ठंडी है और हम उसको पीते नहीं बल्कि वैसे ही रख देते हैं, तो थोड़ी देर बाद हमको दिखाई देता है कि पूरी बॉटल गीली हुई पड़ी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई वाटर वेपर ह्यूमिडिटी के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में होती है और जैसे ही वो बॉटल के कांटेक्ट में आती है तो ठंडी हो जाती है। मतलब वाटर वेपर जो कि एटमॉस्फेयर में है कौन से स्टेट में है? गैसियस स्टेट में। बॉटल के कॉन्टैक्ट में आके ठंडी हो गई और किस में कन्वर्ट हो गई? लिक्विड स्टेट में। तो किसका एग्जाम्पल हो गया? कंडेंसेशन का। क्लियर हुआ? यहाँ तक कि जब सी वाटर वेपर बन के कहाँ पे उठता है? आसमान में बादल बनता है और बादल से बारिश होती है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? कंडेंसेशन का। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? तो कंडेंसेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि जब किसी मैटर की गैसियस स्टेट ठंडा करने पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? कंडेंसेशन। और इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं स्टीम। अगर इसको कूल किया जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही ये अपनी लेटेंट हीट को खो देता है और खो करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में। और ये किसका एग्जाम्पल हो गया बच्चों? ये एग्जाम्पल हो गया कंडेंसेशन का। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत?
समझ में आ गया ना? तो आप लोग वीडियो को पास करके डेफिनेशन लिख लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस जिसका हम नाम है सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? तो आगे हम लोग बढ़ना स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन को हेडिंग बनाते हैं। इसका एक और नाम है फ्रीजिंग। कन्फर्म हुआ? कोई दिक्कत? तो बच्चों फ्रीजिंग किसे कहते हैं? थोड़ा ध्यान दो कि अगर हम लोग फ्रीजिंग का ही नाम ले लेते हैं, एक गिलास वाटर को फ्रीज के फ्रीजर में, डीप फ्रीजर में बंद कर देते हैं, तो होता क्या है कि वाटर अपने कौन से स्टेट में चला जाता है? सॉलिड स्टेट में। और याद रहे बच्चों कि इसके लिए भी हमको एक कांस्टेंट टेम्परेचर तक उसे ठंडा करना पड़ता है। कन्फर्म हो रहा है? तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि व्हेन द लिक्विड स्टेट ऑफ एनी मैटर get converted into solid state by cooling it at constant temperature, then this process is called freezing, and the fixed temperature that is required for this process is called freezing point of freezing point of solid। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो बच्चों जब किसी मैटर की लिक्विड स्टेट को एक कांस्टेंट टेम्परेचर तक ठंडा करने पे वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में, तो इस प्रोसेस को नाम देंगे सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। और जिस फिक्स टेम्परेचर की बात हो रही है उस फिक्स टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। व्हेन लिक्विड स्टेट ऑफ एनी मैटर गेट कन्वर्टेड इन सॉलिड स्टेट बाय कूलिंग इट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग और solidification। The fixed temperature that is required for this process is called freezing point of, बच्चों गैस नहीं, सॉलिड भी नहीं, लिक्विड, उसे हम लोग लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। कन्फर्म हो रहा है? कोई दिक्कत? मतलब किसी लिक्विड को हम लोगों ने कांस्टेंट टेम्परेचर पे कूल किया और वो कन्वर्ट हो गया कौन से स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। तो प्रोसेस का क्या नाम होगा? सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। इसका एक अच्छा एग्जांपल है कि वाटर को जब हम कूल करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे तो वो कन्वर्ट हो जाता है आइस में। तो भाई 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? बात समझ में आया? बच्चों आप लोग इसको लिख सकते हैं। एक बार और समझते हैं कि भाई लिक्विड स्टेट है, उसको ठंडा करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर पे, वो ठंडा होते होते किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड स्टेट में। तो प्रोसेस क्या है? सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। ये रहा इसका एग्जाम्पल। कन्फर्म हो रहा है? कोई दिक्कत? समझ में आ गया बच्चों ना? तो एक बार हम इसका थोड़ा सा मैप बनाते हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि सॉलिड कन्वर्ट हो सकता है लिक्विड में, सॉलिड कन्वर्ट हो सकता है लिक्विड में बाय प्रोसेस का नाम था मेल्टिंग। हमने पढ़ा कि लिक्विड कन्वर्ट हो सकता है गैस में, प्रोसेस का नाम था वेपोरेशन, जिसके 2 पार्ट थे, बॉइलिंग और इवापोरेशन। गैस कन्वर्ट हो सकती है फिर से लिक्विड में, जिसको हम लोगों ने पढ़ा कंडेंसेशन। और लिक्विड कन्वर्ट हो सकता है सॉलिड में, जिसको हम लोगों ने पढ़ा सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। ऊपर हमको करना पड़ता है हीट, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हीट करना पड़ता है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए भी हीट करना पड़ता है, और उल्टे प्रोसेस मतलब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कूल करना पड़ेगा, और लिक्विड को सॉलिड में भी कन्वर्ट करने के लिए कूल करना पड़ेगा। कन्फर्म हो रहा है बच्चों? मतलब जो सॉलिड है पहले लिक्विड में, लिक्विड से गैस में जा रहा है, और गैस लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में जा रही है। बच्चों एक ऐसा भी प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में, क्या करने पे? हीट करने पे। कन्फर्म हो रहा है बच्चों? इस प्रोसेस को हम लोग नाम देंगे सब्लिमेशन। सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट होगा, वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगा। मतलब अगली हेडिंग हम लोग कौन सी बनाने वाले हैं? अगली हेडिंग हम लोग बनाने वाले हैं सब्लिमेशन। अगली हेडिंग हमारी कौन सी बनेगी? अगली हेडिंग बनेगी हमारी सब्लिमेशन। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? सब्लिमेशन की डेफिनेशन होती है कि व्हेन सॉलिड स्टेट ऑफ एनी मैटर get converted in gaseous state
without changing in liquid state, then this process is called sublimation। बात समझ में आई बच्चों कि मतलब जब किसी मैटर की सॉलिड स्टेट हीट करने पे बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए सीधा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए तो इसी प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे कि व्हेन द सॉलिड स्टेट ऑफ एनी मैटर गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। कन्फर्म हो रहा है बच्चों? इसको दिखा कैसे सकते हैं? इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं कि सॉलिड सीधा कन्वर्ट हो गया गैस में, क्या करने पे? हीट करने पे। प्रोसेस का क्या नाम है बच्चों? सब्लिमेशन। ध्यान रहे बच्चों, ऐसे सब्सटेंसेस जो सब्लिमेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं उनको सब्लिमेट कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? सब्लिमेट। सब्लिमेट के कुछ एग्जांपल जैसे नेफ्थलीन, कीड़े मारने वाली जो वाइट कलर की बॉल्स आती है, दवाएं आती है बच्चों, उसको नेफ्थलीन कहा जाता है। नेफ्थलीन को आप लोग गर्म करोगे या वैसे ही छोड़ दोगे तो अपने सॉलिड स्टेट से सीधा कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है? गैसियस स्टेट में। दूसरा एग्जांपल लेना चाहो तो दूसरा एग्जांपल है कैम्फर। कैम्फर का मतलब बच्चों कपूर। कपूर को गर्म करने पे अपने सॉलिड स्टेट से सीधा कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है? गैसियस स्टेट में। तीसरा एग्जांपल बच्चों अमोनियम क्लोराइड साल्ट। अमोनियम क्लोराइड साल्ट भी अपने सॉलिड स्टेट से कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है? गैसियस स्टेट में। कन्फर्म हो रहा है? तो इसके एग्जाम्पल यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं कि बच्चों अमोनियम क्लोराइड साल्ट ये अपने सॉलिड स्टेट से हीट करने पे सीधा कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है? अमोनियम क्लोराइड गैसियस स्टेट में। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल बच्चों कैम्फर, कपूर, इसको हीट करोगे तो ये भी अपने सॉलिड स्टेट से कौन से स्टेट में चला जाएगा? गैसियस स्टेट में। तीसरा एग्जांपल बच्चों, और अगर एग्जांपल लेना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं ड्राई आइस का। बच्चों ड्राई आइस क्या किसे बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को जब बहुत ज़्यादा ठंडा किया जाता है तो सीधा कन्वर्ट हो जाती है अपने सॉलिड स्टेट में, जिसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। कन्फर्म हुआ? ये क्या है? ये है ड्राई आइस। कन्फर्म हो रहा है ना? ये है ड्राई आइस। और जब इसको हीट किया जाता है तो ड्राई आइस बच्चों पिघलती नहीं, ये सूखी होती है, देखने में बर्फ़ जैसी लगती है। कार्बन डाइऑक्साइड को जब ठंडा करेंगे ना तो गैसियस स्टेट से सीधा कौन से स्टेट में चली जाएगी? सॉलिड स्टेट में। बात समझ में आ रहा है ना? वो गीली नहीं होगी, देखने में बर्फ़ जैसी लगेगी, इसलिए इसको ड्राई आइस बोलते हैं। इसको गर्म करोगे तो फिर से अपने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये इसके एग्जाम्पल हो गए। बात समझ में आई? नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों सब्लिमेशन का उल्टा, कि भाई सॉलिड को गर्म किए तो किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में। अब इस गैस को ठंडा कर देंगे तो क्या होगा? तो बच्चों कूल करने पे फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आया? और इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देंगे? इस प्रोसेस को हम लोग नाम देंगे डिपोजिशन। पहले आप लोग इसको लिख लो, फिर डिपोजिशन की बात करते हैं। चलिए डिपोजिशन की बात करते हैं। हम लोग का नेक्स्ट हेडिंग बनेगा डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या होता है बच्चों कि व्हेन द गैसियस स्टेट ऑफ एनी मैटर गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट without changing in liquid state by cooling it at constant temperature then this process is called deposition। बच्चों सब्लिमेशन का जस्ट उल्टा है। सब्लिमेशन में हीट किए तो सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो गया, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए। वैसे ही उसी गैस को जब हम कूल करेंगे तो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। ठीक, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन द gaseous state of any matter get converted in solid state without changing in liquid state then this process is called डिपोजिशन। होता क्या है बच्चों, इसमें गैस को हीट नहीं कूल किया जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड स्टेट में। वो कन्वर्ट हो जाती है बच्चों किस में? सॉलिड स्टेट में। इसका एग्जांपल तो भाई अमोनियम क्लोराइड जो कि सब्लिमेशन में गर्म किया गया था, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया था। अगर बच्चों उसकी गैसियस स्टेट को हीट न करके हम कूल कर दें
तो फिर से अपने कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड स्टेट में। कैम्फर जो कि गर्म करने पे अपनी गैसियस स्टेट में गया था, अगर उसको भी हम कूल कर दें तो फिर से अपने कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड स्टेट में। और यहाँ तक कि बच्चों जो कार्बन डाइऑक्साइड है, एटमॉस्फेयर में मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी गैसियस स्टेट को हम हीट ना करें बल्कि क्या कर दें, कूल कर दें, तो अपनी गैसियस स्टेट से सीधा कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड स्टेट में, जिसको हम लोग नाम देते हैं ड्राई आइस। बात समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत? तो भाई सब्लिमेशन प्रोसेस का जस्ट उल्टा प्रोसेस होता है डिपोजिशन। ठीक, सब्लिमेशन में सॉलिड सीधा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा और डिपोजिशन में जो गैस होगी वो सीधा कौन से स्टेट में कन्वर्ट होगी, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगी। कन्फर्म हुआ? और ये सारे सब्सटेंस नहीं करते, सारे सब्सटेंसेज में सब्लिमेशन या डिपोजिशन नहीं हो सकता, कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंसेज में ही होता है, और जिन सब्सटेंसेज में सब्लिमेशन और डिपोजिशन प्रोसेस होता है उनको बोलते हैं सब्लिमेट। कन्फर्म हुआ? सब्लिमेट को कैसे डिफाइन करोगे, व्हाट आर सब्लिमेट? तो सब्सटेंसेज हु फॉलो सब्लिमेशन प्रोसेस आर कॉल्ड सब्लिमेट। मतलब ये जितने भी एग्जांपल हमको दिख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये किसके एग्जांपल हैं? ये एग्जांपल हैं सब्लिमेट की। कन्फर्म हुआ? कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई बच्चों? तो आपके चैप्टर का मैक्सिमम पोर्शन यहाँ पे कवर हो चुका है, ठीक ना। एक टॉपिक इसमें रह रहा है बच्चों जिसका नाम है टेम्परेचर कन्वर्जन। टेम्परेचर कन्वर्जन आपके चैप्टर में नहीं है, लेकिन उसके क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं। तो टेम्परेचर कन्वर्जन को जब हम लोग चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पे पहले टेम्परेचर कन्वर्जन पढ़ेंगे और उसके बाद सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना पर्याप्त है। जल्दी ही आपकी एक्सरसाइज वाली अगली वीडियो अपलोड होगी।